नमस्कार मित्रों। इतिहास के पन्नों का यह तीसरा एपिसोड है और आज हम इसमें बात करेंगे। इसके पहले तक आपको बता चुके हैं कि गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के आह्वान पर भारत आ चुके थे और यहाँ आकर उन्होंने सबसे पहले अपने सूट बूट वाले जो रूप को बदला और जो जो लोग गरीब लोग पहनते हैं धोती वही पहना और ऊपर एक शॉल रखते थे, चश्मा और लाठी उनकी पहचान बन गया। और इसके बाद उन्होंने पूरे भारत भर में भ्रमण करने का निर्णय किया और यहाँ की जनता और जनता की समस्याओं को जानने के प्रयास किया और वे लगातार भारत में घूमते रहे। इवन इलाहाबाद के कुंभ में भी गए थे वो। तो इस तरह से घूमने के बाद उन्होंने, चूँकि गांधी जी को सत्याग्रह चलाने का बहुत अनुभव था अफ्रीका में, तो कांग्रेस के नेताओं ने भी सोचा कि इससे कुछ भारत को लाभ होगा। एक ऐसा नेता आएगा जिसकी अंग्रेज सुनेंगे भी सही, पढ़ा लिखा है, बैरिस्टर है और उसके अलावा उनकी जो ख्याति थी गांधी जी की, उनके आने के पहले ही भारत में फैल चुकी थी कि एक ऐसा जो है, एक ऐसा व्यक्ति है जो आम आदमी के दर्द को समझता है, भारत के लोगों के अधिकारों के बारे में विचार करेगा। और इस तरह से धारणा थी। तो जगह जब गांधी जी बिना किसी लोकप्रियता, बिना किसी पद के भारत भ्रमण पे निकले तो उनकी अपार लोकप्रियता थी। स्थान स्थान पर लोग उनको घेर लिया करते थे। तो चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी जैसे ही यहाँ आए, उन्होंने अपने असहयोग या सत्याग्रह के प्रयोग या अवज्ञा के प्रयोग का सबसे पहला उपयोग उन्होंने चंपारण में किया। नील की खेती में नीलहों के पक्ष में, जहाँ पर अंग्रेज उन नीलहों के जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनको छोड़ने के लिए उनसे बड़ी बड़ी फीस ले रहे थे। वहाँ जाके सफलतापूर्वक आंदोलन चलाया और उनको अंग्रेज गोरे जो मालिक थे नील की खेती के, उनको पीछे हटना पड़ा। इसी तरह खेड़ा में उन्होंने किसानों को लगानबंदी का आंदोलन चलवाया और अहमदाबाद में मिल मजदूरों के फेवर में मिल मालिकों के विरुद्ध सत्याग्रह किया। और ये तीनों आंदोलन उनके सफल रहे और इसमें आम जनता को राहत दिलाने में कामयाब हुए। तो ये इस तरह से 3 सफलताओं से लबरेज थे गांधी जी। और भारत भी तब किसी न किसी तरह के आंदोलन या अंग्रेज विरोध के लिए तैयार हो चुका था, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय 1885 से लेके 1919 तक काफ़ी काम कर चुकी थी। कांग्रेस लोगों में चेतना जागृत करने का, तो वो सब एक जमीन तैयार थी आंदोलन। होता क्या है कि 1919 में अंग्रेज हुकूमत जो है, जो छोटे मोटे विद्रोह हो रहे थे या असंतोष था लोगों में, उसको दबाने के लिए एक एक्ट लेकर आई, रोल एक्ट इसको नाम दिया गया, जिसमें प्रावधान ये थे कि भारतीयों को मौलिक अधिकार उनसे छीन लिए जाए इस एक्ट के माध्यम से। कांग्रेस ने इस एक्ट का विरोध किया, देशव्यापी हड़ताल, उपवास और प्रार्थना सभाएं आयोजित करने का निर्णय लिया। अब इसमें एक्ट में क्या था कि बिना बताए किसी को जेल में डाल देना, कोई सुनवाई नहीं होना, उसकी कोई अपील या जमानत के लिए कोई अधिकार नहीं, और न ही जिसको बंद कर रही है सरकार उसको वकील रखने का अधिकार दे रही थी। कुछ इस तरह का अन्यायपूर्ण और अत्याचारी कानून था। इसके खिलाफ कांग्रेस ने अवज्ञा आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया और अवज्ञा आंदोलन, जो सभी नए अवज्ञा आंदोलन का नाम दिया गया इसको, असहयोग आंदोलन भी कहते हैं इसको। तो इस आंदोलन में खिलाफत के जो नेता थे मुस्लिम वर्ग के, वो भी शामिल हो गए। गांधी जी ने उनका सहयोग भी ले लिया। प्रथम विश्व में की परेशानियों के चलते जनता काफ़ी उग्र थी उस समय। विश्व में उस समय महंगाई बढ़ गई थी, प्रतिरोध था लोगों का, और पंजाब में इसका विरोध फूट पड़ा। और पंजाब में जाकर के लोगों को समझाने का प्रयास भी किया गांधी जी ने कि भाई इस तरह से हिंसा नहीं करना। हिंसक हो गए थे वहाँ पे लोग, फिर भी माने नहीं। और पंजाब में गांधी जी को जाने ही नहीं दिया गया अंग्रेज सरकार द्वारा कि जाएंगे तो कुछ गड़बड़ होगी, इसलिए। तो ये इस तरह का जो असंतोष धधक रहा था। और ठीक अमृतसर में 10 अप्रैल को हुआ क्या कि सैफुद्दीन किचलू जो वहाँ के नेता थे और डॉक्टर सत्यपाल थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई। उस गिरफ्तारी का विरोध हुआ। तो विरोध में हुआ क्या कि अमृतसर में गोरे लोगों को मारा पीटा गया, टाउन हॉल घेर लिया गया और पोस्ट ऑफिस वगैरह वहाँ के नष्ट कर दिए गए। तो प्रशासन को मजबूर होकर सेना बुलाना पड़ी और सारे अधिकार सेना को दिए गए। और सेना का उस टाइम का जो जनरल था वो जनरल डायर था। जनरल डायर ने मार्शल लॉ लगा दिया और सभाओं पर रोक लगा दी।
अब होता क्या है, 19 अप्रैल का दिन था, बैसाखी का दिन था। उस दिन आसपास गांव के इलाके के लोग इकट्ठे हुए। तो वहाँ के कांग्रेस के लोगों ने आह्वान किया, तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए। गाँव कस्बों से ऐसे लोग इस सभा में शरीक हो गए जो बैसाखी में भी भाग लेने आए थे अमृतसर में। अब जनरल डायर को बहुत बुरा लगा कि जब मैंने कहा, ऑर्डर दिया है कि किसी तरह की सभा नहीं होगी, किसी तरह के भाषण नहीं होंगे और ये उल्लंघन कर रहे हैं, तो गुस्से में भर गया। सैनिकों की बख्तरबंद गाड़ियां ले जाकर उसने जो है जलियांवाला बाग को घेर लिया चारों तरफ से, और बिना चेतावनी दिए, बिना तितर बितर की चेतावनी दिए हुए, हवाई फायर हुए, उसने अपने सैनिकों को कहा कि गोली चलाओ। सैनिकों ने निहत्थी जनता पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। सभा स्थल के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी। आज भी जाएंगे तो उसी को इसी तरह महफूज रखा गया है जलियांवाला बाग को। आपको देखने को मिलेगा उनकी दीवारों पर किस तरह से गोलियां चली थी। एक कुआं है वहाँ जाली वाला, वो कुआं भी देखते हैं लोग, जिसमें कई लोग कूद कूद करके जान बचाने के लिए भागे थे, और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जनरल डायर असल में क्या है, हिंदुस्तान की जनता को सबक सिखाना चाहता था। लोग भागते रहे, गोलियां चलती रही। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति गोली लगने से मर गए। ये सरकारी आंकड़े थे। सरकारी आंकड़े कैसे होते हैं, आज भी कैसे होते पता है आपको। तो ये आंकड़े सरकारी थे, लेकिन हजारों की संख्या में लोग मरे। सरकार फिर भी पीछे नहीं हटी। इस हत्याकांड के बाद भी उसने रवैया जो था वो दमन का अपनाए रखा। मार्शल लॉ से मतलब होता है कि देखते ही गोली मारने का आदेश, उपद्रवी लगे कि उपद्रवी आदमी है, ये सामने आ रहे हैं, इकट्ठे हो गए तो गोली मार देते थे। तो इस तरह का दमन चक्र चला। इस घटनाक्रम के कारण रोलेट एक्ट का विरोध जो है वो अत्यधिक हुआ, लेकिन इस रोलेट एक्ट का जो विरोध था वो वापस लेना पड़ा इस जलियांवाला कांड के कारण, कि और पूरे देश में हिंसा फैलेगी और अंग्रेज लोग और दमन करेंगे और मारेंगे लोगों को। तो रोलेट एक्ट का विरोध वापस ले लिया गया। अब देखिए, रोलेट एक्ट के बारे में बात करेंगे तो ये अंग्रेजों के शासन के समय सबसे ज़्यादा दमनकारी एक्ट लेके आई थी अंग्रेज, और वो लागू रहा, हटाया नहीं उन्होंने। ये मान के चलिए कि इस आंदोलन से हट गया तो हटा नहीं वो। और खास बातें क्या थी रोलेट एक्ट की, आप थोड़ा सा समझेंगे, इतिहास में जाइए तो जब आज स्वतंत्रता के समय भी यदि इस तरह के कोई कानून लेके आता है तो विरोध करते हैं। कानून लाना सरकारों का काम है। जैसे हमारे यहाँ टाडा एक्ट चल रहे हैं, बहुत सारे एक्ट चल रहे हैं, जिसमें कोई ज़्यादा जो जिसको एक्यूज मानते हैं उसके खिलाफ उसके स्वतंत्रता का हनन कर लिया जाता है, उसके पास बहुत कम अवसर होते हैं प्रूव करने के लिए कि वो निर्दोष या निरपराधी है। तो इसमें तब तो और भी कड़क कानून था वो। तो उस कानून में क्या था, ये कानून जो लाए थे वो एक न्यायाधीश थे अंग्रेज के, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी की सिफारिश पर लगाया उन्होंने अंग्रेजों ने भारत में। इसमें यह था कि बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल में डाल रखती थी सरकार। एक बार बिना मुकदमा चलाए। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, तब भी लगी, अब भी लगती रहती, कई बार आपातकाल में लगी थी। अभियुक्त को वकील रखने और अपील दायर करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। तब के प्रसिद्ध वकील जो रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी और दूसरे अन्य वकील, मोतीलाल नेहरू जो समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने बाद में, उन्होंने इस एक्ट के बारे में कहा था कि सरकार ने इस दमनकारी कानून से अपील वकील और दलील तीनों को एक झटके में खत्म कर दिया है। अब देखिए, ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता के बारे में जो मोह था गांधी जी का, इस रोलेट एक्ट के लगाने और जलियांवाला बाग कांड के बाद वो खत्म हो गया, एकदम मोह भंग हो गया गांधी जी का। उससे ये परिणाम हुआ उसका, जलियांवाला बाग का, कि ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता के भ्रम को तोड़ दिया कांग्रेस के नेताओं के बीच में। नंबर 2, गांधी जी ने इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम की और अधिक संगठित करने के लिए लोगों को संगठित करने का काम सौंपा। और यह जो घटना थी जलियांवाला बाग की घटना, ये स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस कांड का प्रमुख जिम्मेदार जनरल रेजिनाल्ड डायर जो था वो स्वाभाविक मौत मरा, उसका कुछ बिगड़ा नहीं। और ब्रिटिश की संसद और एक कमेटी बनी थी, हंटर कमेटी, जांच के लिए। उसने भी इसको निर्दोष घोषित कर दिया कि ये तो निर्दोष था, जबकि दोषी था वो इतने सारे लोगों की हत्या का, निहत्थे लोगों की हत्या का दोषी था, लेकिन कुछ छोड़ दिया गया। पंजाब के एक लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे सब, जनरल ओ डायर, उन्हीं के समय यह घटनाक्रम हुआ था और उन्होंने डायर का पक्ष लिया था। तो चूंकि
इसका रेजिनाल्ड डायर का तो कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन बाद में पंजाब के एक शहीद उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में जाकर कैक्सटन हॉल में जनरल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। तो इस तरह से पंजाबियों ने भी अपनी कौम के लोगों को जिस तरह से निर्दयतापूर्वक जनरल डायर ने मारा था, उस जनरल डायर से तो बंदा नहीं रह पाई, लेकिन उनको जनरल ओ डायर को, जो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसकी हत्या कर दी गई। तो देखिए, एक इतिहास के पन्नों में ये जानने लोग बात है कि जलियांवाला बाग कांड और रोलेट एक्ट दोनों ही भारतीय राजनीति को बदलने की धुरी बने, और इसके बाद जो असहयोग आंदोलन खड़ा हुआ वो इसी की बुनियाद पर खड़ा हुआ। आज बस इतना ही। अगले अंक में हम आगे 1920 के असहयोग आंदोलन और चोरा चोरी हत्याकांड के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।